नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं अटल इंदौर ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के सीईओ डॉक्टर गौतम सिंह। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रकाश जी। इंदौर में अटल बसें जब से शुरू हुई हैं, इन बसों ने शहर को काफी बदल दिया है, लेकिन इन बसों की चमक जो पहले थी अब वो चमक नहीं है। अब उतनी आकर्षित नहीं करती बसें, ऐसा है, खटारा हो गई है बसें। प्रकाश जी, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि ये अपना अपना देखने का दृष्टिकोण है। जब बसेस शुरू की गई थी तो स्वाभाविक रूप से नई बसेस थी, स्टार बसेस थी। नई बसेस देखने में वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये अभी जो जितनी बसेस चल रही है इसमें से लगभग 40 अभी पुरानी बसेस ही चल रही हैं। उनको चलते हुए भी 6-7 साल हो गए। तो कुछ चीज़ें तो समय के साथ थोड़ा सा उनकी चमक फीकी पड़ती है, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि बसेस पूरी तरह से मेंटेन रहें, अच्छे से चलें। लेकिन हाँ, जो नई बस की चमक है वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है। अभी इन बसों में शाम के वक्त इतनी भीड़ होती है, लोग इसकी तुलना मुंबई की लोकल ट्रेन से करने लगे। इतनी ज्यादा भीड़ होती है, पांव रखने की जगह नहीं होती। कितनी बसें अभी चल रही हैं? अभी शहर में 110 बसेस का संचालन हम लोग कर रहे हैं। हाँ। और हमारी 7 रूट्स हैं जिसपे अभी हमारी बसेस नहीं चल रही हैं। तो अगर ये सारी रूट्स हमारी ऑपरेशनल हो जाती हैं तो बीआरटी कॉरिडोर की बसेस मिला के बसेस की संख्या लगभग 225 हो सकती है शहर में। और जो हमारा सर्वे कहता है उसके मुताबिक शहर में कम से कम 500 सिटी बसेस की ज़रूरत है। अगर सिटी बसेस के माध्यम से यात्रियों का परिवहन करना है, तब जब ऑटो और जो मैजिक या दूसरे जो सर्विसेज हैं उनको भी चलने दिया जाए जो वैध तरीके से चल रही हैं। तो बसेस की संख्या कम ज़रूर है और इसकी वजह से भीड़ जरूर रहती है। जब बसों की संख्या कम है तो फिर इन बसों को देवास और उज्जैन पूरे संभाग में चलाने की क्या योजना है? ये मैं क्लियर कर दूं कि इन बसेस को देवास उज्जैन चलाने की बिल्कुल हमारी कोई योजना नहीं है। जो शहर के भीतर हम बसेस चला रहे हैं इसमें जो बसेस हैं ये जेएनएनआरएम की तरफ से हमको सब्सिडी पे प्राप्त हुई हैं। और इसमें हमारे पास बंधन है कि ये शहर में ही चलाने के लिए बसेस मिली हैं। जो शहर के बाहर जो इंटरसिटी सर्विसेज की बात हो रही है वो पूरी तरह से पीपीपी मोड पे चलाने की बात हो रही है। इसमें जो बसेस हैं वो ऑपरेटर द्वारा ही ओन की जाएंगी, वही परचेज करेगा और वो दूसरी बसेस होंगी, नई बसेस होंगी। यहाँ की बसेस को उठा के शहर के बाहर ले जाने की कोई बात नहीं है। अभी भी इन बसों के बारे आपने कहा कि पीपीपी मॉडल में ये बसें शुरू हुई थी और अब नगर निगम के जिम्मे इसको सौंप दिया गया है। नगर निगम इसके खर्चों की पूर्ति करता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये कंपनी जो है अपने खर्चों की पूर्ति के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करती। और ये कंपनी एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड कंपनी है। ये नगर निगम को सौंपा भी नहीं गया है। जो आंशिक जो परिवर्तन हुआ है इसमें पहले जो इंदौर के कलेक्टर हुआ करते थे वो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद समाप्त करते हुए उसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर का पद मैनेजिंग डायरेक्टर का एक पद क्रिएट किया गया है और नगर निगम के जो आयुक्त होते हैं उसके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। लेकिन इंदौर के कलेक्टर जो है इसमें एज ए डायरेक्टर हमारे बोर्ड में अभी भी मौजूद हैं। और इसके चेयरमैन होते हैं कमिश्नर? इसके चेयरमैन महापौर हैं और वाइस चेयरमैन आईडीए के अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कलेक्टर के अलावा जो हमारे सीओ आईडीए हैं ये भी शामिल हैं और जो सीओ होता है वो इसका सेक्रेटरी होता है। मतलब महापौर इसके अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन। और ये कंपनी जब से फॉर्म हुई है तब से यही सेटअप रहा है। सिर्फ ईडी की जगह एमडी और कलेक्टर की जगह नगर निगम आयुक्त को मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सारे पद तो सजावट के हैं, मुख्य पद तो मुख्य काम करने वाला आदमी तो सीईओ ही होता है, जो कि आप हैं। और क्या कर रहे हैं आप इसमें? नहीं, इसमें देखिए पहले मैं क्लियर कर दूं कि सजावट के बिल्कुल ये पद नहीं है। जो भी बोर्ड की बैठक में डिसीजन होता है उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सीईओ की होती है। तो बोर्ड से जो मुझे दिशा निर्देश मिलते हैं, जो डायरेक्शन मिलते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। तो सभी महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो बोर्ड से ही होते हैं और सारी चीज़ें जो है बोर्ड के समक्ष रख के और उनसे बात करके और उनसे निर्देश आदेश लेने के बाद ही उसका क्रियान्वयन होता है। नई चीज़ों में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शहर को और अधिक बसेस की ज़रूरत है। तो हमारी प्राथमिकता जिन रूट्स पे हमारी बसेस नहीं चल रही हैं उन रूट्स पे भी बसेस को जल्दी से जल्दी लाने की है। और इस संबंध में हमारी ऑपरेटर से चर्चा भी हो रही है। हम जल्दी उसमें विज्ञप्ति वगैरह भी जारी करने वाले हैं।
दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो जो बीआरटी कॉरिडोर है उसके संचालन का है, उसके ऑपरेशन का है। इसके संबंध में सड़क का काम लगभग पूरा हो गया है, 90% हम कह सकते हैं पूरा हो जाएगा। जून जुलाई तक बाकी चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी। बस स्टॉप्स का निर्माण चल रहा है शहर में। कॉरिडोर के लिए जो एयर कंडीशन बसेस हमको खरीदनी थी उसके संबंध में प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है और हमने अपना एक डिलीवरी शेड्यूल भी मैन्युफैक्चरर को दे दिया है। तो सितंबर से बसेस आनी हमारी शुरू हो जाएंगी और ऑपरेटर के फाइनल करने के संबंध में भी कार्रवाई प्रचलन में है। शहरी यातायात के लिए लोग कहते हैं कि वातानुकूलित बसें उपयुक्त नहीं होती, उन बसों में लंबी दूरी के यात्री नहीं बैठते, बहुत छोटी दूरी के यात्री बैठते हैं, तो क्या वो कामयाब होंगी? देखिए, वातानुकूलित बसेस होंगी जरूर, लेकिन इसका किराया जो साधारण बसेस का है इससे ज्यादा अभी हमारी योजना में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो पूरा बीआरटी कॉरिडोर है ये क्लोज्ड कॉरिडोर है। क्लोज्ड कॉरिडोर का सिस्टम कि इस कॉरिडोर में यही बसेस चलेंगी और जैसा कि आपको पता होगा कि अब इन बसेस में ऑटोमेटिक डोर है, इवन जो बस स्टेशन बन रहे हैं उसमें भी ऑटोमेटिक डोर रहेगा। तो जैसे आपने मेट्रो वगैरह में कभी सफर किया होगा तो देखा होगा, तो चीजें चूंकि बंद हैं पूरी तरीके से, तो उसमें वातानुकूलित हो तो लोगों का सफर आसान हो जाएगा और ये यात्रियों की जेब पे ये भारी नहीं पड़ने वाला है। बेहतर सर्विसेज देके। हाँ, नाम मात्र का किराया है, उसमें भी लोग बेईमानी करते हैं, कई लोग टिकट नहीं लेते, उन्हें रोकने की कोई व्यवस्था? हाँ, ये बहुत गंभीर विषय है और हमारे ऑपरेटर्स भी इसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं और कई बार उन्होंने ये चिंता भी हमारे सामने जाहिर की है। इसमें 2 लेवल पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पहला तो ये है कि अपने कंडक्टर्स को और ज़्यादा ट्रेनिंग और ज़्यादा मोटिवेट और ज़्यादा सेंसिटाइज करने का काम कर रहे हैं हम लोग। यात्रियों को भी अवेयर करने के संबंध में बसेस के भीतर टिकट लेकर यात्रा करने के संबंध में स्टिकर्स वगैरह लगाए गए हैं। पिछले दिनों बोर्ड ने एक डिसीजन और लिया है कि अगर कोई यात्री बगैर टिकट के बस में मिलता है तो पेनाल्टी तो नहीं, जुर्माना तो नहीं, लेकिन हम ये मानते हुए कि बस जहां से जो उसका प्रारंभिक स्टॉप है, जो पहला स्टॉप है, वहां से यात्री सफर कर रहा है, वहां से लेके हम गंतव्य तक का उससे टिकट की राशि हम उससे प्राप्त करेंगे। एक तो इससे हो सकता है कि कुछ बगैर टिकट यात्रा करने के संबंध में जो है कुछ गिरावट आए। दूसरा, एक कमी हमारे कानून में भी है। महाराष्ट्र में या दिल्ली में एक पैसेंजर फॉल्ट का सिस्टम है। उसमें होता क्या है कि अगर यात्री बगैर टिकट के मिलता है तो वो यात्री की जिम्मेदारी रहती है और उस पर फाइन होता है। मध्य प्रदेश में ये कानून अभी लागू नहीं है, लेकिन भोपाल में हमारी बातचीत हुई है तो बहुत जल्दी ये कानून लागू हो जाएगा। तो जैसे दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में आप देखते हैं कि यात्री सबसे पहले बस में चढ़ता है तो कंडक्टर को ढूंढता है कि उससे टिकट लेने के बाद ही सीट पे बैठता है, तो वो समस्या का निदान इस तरीके से हो सकता है। वहाँ एक व्यवस्था ये कि कंडक्टर अपनी जगह पर बैठा होता है, यात्री पीछे के दरवाजे से चढ़ता है और टिकट लेकर आगे आकर बैठ जाता है। इस सिस्टम में आपके इंदौर में जो व्यवस्था है उसमें कंडक्टर खुद घूमता रहता है। वो इसी वजह से है कि पैसेंजर फॉल्ट का कानून यहाँ पे नहीं है। अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने का फिलहाल अभी जो हमारे पास जो कानून है उसमें कोई उपबंध नहीं है। जिन शहरों में आप देखते हैं कि कंडक्टर बैठा रहता है और यात्री टिकट लेके फिर सीट की ओर बढ़ता है, वहाँ पैसेंजर फॉल्ट का सिस्टम है। बस की चेकिंग के दौरान अगर ये पाया गया कि कोई बगैर टिकट है तो वो यात्री की गलती मानी जाती है। मुंबई में बेस्ट की बसों में 2 तरह से चेकिंग होती है। एक तो टिकट चेकर चलती बस में चढ़ के टिकट चेक करते हैं, दूसरा जहां बस रुकती है और जैसे ही कोई सवार नीचे उतरता है, यात्री नीचे उतरता है, उससे टिकट मांगा जाता है, उससे पेनल्टी ली जाती है, जुर्माना भी वसूला जाता है। उनका ये कहना कि अगर आप बस में चढ़े तो उतरने के पहले आपने टिकट क्यों नहीं लिया? इसमें कानूनी बाधाएं क्या क्या है? कानून है नहीं जुर्माना, अभी यात्री के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, मैंने शुरू में ही बताया। तो चूंकि हमारे यहाँ इस तरह का कानून नहीं है तो अभी भी जो ऑपरेटर्स हैं, कई बार बसेस में बगैर यात्रा करते हुए यात्री मिलते हैं तो वो कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और बहुत बार हमारे कंडक्टर्स की शिकायत ये रहती है कि बहुत से यात्री टिकट लेने में इंटरेस्ट नहीं लेते या बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो सबका टिकट वो काट नहीं पाते या कुछ लोग छूट जाते हैं। तो पैसेंजर फॉल्ट का सिस्टम जैसे ही लागू होगा तो जैसे ही आप बेस्ट की बातें कर रहे हैं वैसे यहाँ अपने आप दिखाई देने लगेगा। आप इन बसों में कभी यात्रा करते हैं अपने काम से या अपने दौरों में ही करते हैं? दौरों में नहीं करते हैं। मेरा अपना मानना है कि इन बसों में यात्रा करना बड़ा सुखद रहता है और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार जब शिकायतें मिलती हैं बसेस के परिवहन और संचालन के संबंध में तो रैंडमली कहीं भी जो है गाड़ी छोड़ के मैं भी सिटी बस में बैठता हूँ
और विशेष रूप से हमारा ऑब्जर्वेशन यही रहता है कि अगल बगल के यात्री इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या है और हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। बीआरटी योजना के बारे में लोगों की बहुत जिज्ञासा है, लोग जानना चाहते हैं कि जब ये योजना लागू हो जाएगी तो क्या होगा। लंबी चौड़ी सड़क, इसका एक ही सड़क एबी रोड अभी उस पर बन रही है, बीआरटीएस का काम चल रहा है और जगह भी योजना, तो क्या होगा उसके बाद? देखिए, ये इंदौर में बीआरटी को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। जो एबी रोड हमारा पुराना था, जब ये काम हमारा शुरू नहीं हुआ था, जिन लोगों ने उसे देखा होगा और आपने भी देखा होगा, तो ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी जी। कॉरिडोर बनाने के लिए इस सड़क को काफी चौड़ा किया गया है और जितना पहले एमवी लेन का एरिया था उससे ज्यादा इसका एरिया बढ़ाया गया है। तो एक तो लोगों के जो दिमाग में धारणा है कि बस की वजह से सारा स्पेस चला जाएगा, वो तो निर्मूल है। दूसरा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ लोगों को अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचाने का, समय पे पहुंचाने का, इससे बेहतर कोई माध्यम कुछ नहीं हो सकता। जो मेट्रो ट्रेन की बात होती है, तो मेट्रो ट्रेन और बीआरटी में अगर तुलना करें तो दोनों के लागत में जमीन आसमान का अंतर है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सड़क पे बीआरटी जो है मेट्रो का विकल्प हो सकती है। इंदौर में ज्यादा सुरक्षित होगा क्या ये? बिल्कुल सुरक्षित होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक तो ये क्लोज्ड सिस्टम है पूरा, ऑटोमेटिक डोर्स होंगे, बस जब चलती रहेगी तो डोर्स लॉक रहेंगे, तो यात्रियों के चढ़ने उतरने गिरने इस तरह की संभावना नहीं रहेगी। दूसरा, चूंकि कॉरिडोर के लिए अलग कॉरिडोर ही निर्मित है जो दूसरे सड़क के दूसरे हिस्से से अलग इसको सेपरेट किया जा रहा है। हाँ। तो नेचुरली एक्सीडेंट के चांसेस भी इसमें जीरो है। बहुत से लोग बाहर के गांव से यहाँ आते हैं, पड़ोस के कस्बों से, गांव से लोग आते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि इन बसों में जो अलग अलग रंगों की पट्टियां लगी उसका भी अपना महत्व है। क्या है ये? नहीं, ये हमारी रूट्स को डिफाइन करती हैं और शहर में अलग अलग रूट्स पे चलने वाली बसेस के लिए अलग अलग रंग इसमें रखा गया। पुरानी जो पीपीपी मोड की बसेस थी उसमें ये वीएमएस साइंस वगैरह नहीं हुआ करते थे, उस समय ये बहुत उपयोगी थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो विंड स्क्रीन के सामने जो बसेस कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, ये डिस्प्ले भी हम करते हैं यात्रियों के लिए। हाँ। तो अब इसका ऑर्नामेंटल महत्व ज्यादा है। हाँ। और मेरे ख्याल से यात्रियों को बताने के लिए बहुत सारे संकेतक बस में, और इवन बस पे भी जो है हमारे बॉडी पे पूरा लिखा रहता है कि बस कहाँ से कहाँ तक के लिए चल रही है। हाँ, लेकिन रंगों से अब एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है कि बस कहाँ जा रही है। जी हाँ, जो रेगुलर यूज करने वाले हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक है। क्या आप साइकिल चलाने की भी योजना बना रहे हैं? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसको पहले हम लोगों ने एक बार इस संबंध में निविदाएं वगैरह भी आमंत्रित की थी। पीपीपी मोड पे किराए पे साइकिल देने की भी हम प्लानिंग कर रहे हैं और ये शहर के माहौल को, पर्यावरण को और लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख के शुरू कुछ सर्वे वगैरह हुआ इस बारे में? हाँ, इस संबंध में हमने पूरा शहर का सर्वे किया है और मेरा अपना मानना है कि लोग इस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बीआरटी वगैरह इससे संबंधित जितनी जिम्मेदारियां हैं, ये जैसे ही इससे हम लोगों को थोड़ा सा जगह मिलता है, वैसे ही कुछ ऑपरेटर्स हैं जो पोटेंशियल ऑपरेटर्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जी, उन्होंने साइकिल चालन को बढ़ावा देने के संबंध में उन्होंने भी एक स्कीम लॉन्च की है, तो काफी कुछ सब्सिडी हमको दिल्ली से भी मिलने की उम्मीद है, उसकी भी डीपीआर हम फाइनल। लोग कहते हैं कि बीआरटीएस के तहत फेरी वालों के लिए एक योजना सरकार ने बनाई कि उन्हें पक्की जमीन बना के दे दी जाए, उनकी गुमटी, उनका ठेला जहां लगे वो पक्की जमीन हो। वो समझते कि उन्हें कीचड़ से मुक्ति मिलेगी, उन्हीं के लिए सरकार ने ये बना के दी। वहां साइकिलें चलेगी, इसमें लोगों को शक है, क्यों है? नहीं, ये साइकिलें नहीं चल रही हैं प्रकाश जी, इसीलिए वहां फेरी वाले या ठेले वाले या इस तरह की चीजें चल रही है। जब साइकिलें चलने लगेंगी, जब लोग उसका इस्तेमाल करने लगेंगे, तो इस तरह की चीजें नहीं दिखेंगी। वास्तव में साइकिल चलेगी, मतलब आपका कहना है कि जो साइकिल का रूट है उसमें साइकिल चलेगी? देखिए, शहर में अभी भी बहुत से लोग हैं जो साइकिलों पे सफर कर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो साइकिलों से सफर करना चाहते हैं। एक अगर सुरक्षित साइकिल लेन किसी रोड पे तैयार होता है तो निश्चित तौर पे लोग साइकिल पे चलना चाहेंगे और चलेंगे लोग। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बातें बड़ी सैद्धांतिक हो रही है? इंदौर के लोगों का मिजाज, यहाँ के लोगों की आदतें इसमें नजरअंदाज की जा रही है। आदतों से आपका तात्पर्य? इंदौर के लोग नियम से चलना पसंद नहीं करते। साइकिल वाले को यहाँ सबसे ज्यादा जल्दी है, उसको कार वाले से पहले पहुंचना है। वो ट्रैफिक के किसी नियम को नहीं मानता। वो 3 सवारी बिठाकर चलाए तो पुलिस उसका चालान नहीं बना सकती। ऐसे में ये मानना है कि जो सड़क होती है वो सड़क सबसे पहले जो पैदल चलने वाला होता है उसके लिए होती है और उसके बाद साइकिल वाले के लिए होती है।
उसके बाद जो है बाकी गाड़ियां इसमें आती हैं। तो अगर पैदल चलने वाले या साइकिल चलने वाला अगर आगे चलना चाहता है तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है, बल्कि मेरा अपना मानना है कि जो मोटर कार में जो लोग बैठे हैं उनको भी जो है उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। शहर में मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को जो है ट्रैफिक रूल्स और इसके वायलेशन की कोई आदत है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हम लोगों ने ऐसा कोई अभी सिस्टम नहीं तैयार किया है जिसमें अगर कोई ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ हम कोई बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। पेड पार्किंग एक बहुत अच्छा वो हो सकता है। इस तरह की चीज़ें करते हैं तो धीरे धीरे सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी और सारा अपना ट्रैफिक जो है सिस्टमेटिक हो सकता है। आप बड़े इंदौर में आप अलग अलग पदों पर रहे, नजूल अधिकारी रहे, खजराना गणेश मंदिर के प्रशासक भी रहे, आपने बहुत सारे काम किए। बहुचर्चित मामले आपके ज़माने में होते रहे, दवाओं के आगे आप नहीं झुके, वो भी चर्चा का विषय रहा। क्या क्या आपने किया है उस शहर में? खजराना गणेश मंदिर को आप कैसा बनाना चाहते थे? मैं लंबे समय से विजयनगर क्षेत्र का एसडीएम रहा हूं और कानून व्यवस्था निश्चित तौर पे मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी रही है। चंदन नगर और खजराना के दंगों के दौरान भी मैं वहां का एसडीएम रहा हूं। इसके अलावा मैं खजराना गणेश मंदिर का भी प्रशासक रहा हूं, जैसा आपने बताया है। और जब मैं प्रशासक था उसी समय जो मंदिर के आगे की पूरी ज़मीन है उसके अर्जन की कार्रवाई संपन्न हुई थी और मंदिर के विकास की जो पूरी कार्य योजना अभी बनी है लगभग 100 करोड़ की, वो उसी ज़मीन पे बेस्ड है। वहाँ एक धर्मशाला, एक बढ़िया पार्किंग और यात्री निवास, एक मॉडर्न कार्यालय और ऑनलाइन दर्शन, ये तमाम चीज़ें हैं, वो सब उसी से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जिसका धीरे धीरे क्रियान्वयन हो रहा है। आप पीएचडी हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में या वहाँ जाने की नहीं सूझी? आप इस लाइन में क्यों आ गए प्रशासनिक अधिकारी? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जब मैंने एमएससी किया था और जब मैंने डॉक्टरेट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था तो निश्चित तौर पे मैं शिक्षक ही बनना चाहता था। क्या लेकिन क्या विषय थे आपके? मैंने प्लांट फिजियोलॉजी में पीएचडी किया है। मेरे रिसर्च का टॉपिक प्लांट रिस्पॉन्सेस टू वाटर स्ट्रेस था। पौधों में पानी की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे मैंने काम किया था। लेकिन किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने से प्रशासनिक अधिकारी बनना शायद ज़्यादा आसान है। तो ये जब ये रियलाइज़ करने के बाद कि मुझे बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, संभवतः इसीलिए जो है मैं प्रशासनिक अधिकारी को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगा ये काम या ज़्यादा अधिकार वाला पद लगा? कार्य चुनौतीपूर्ण नहीं है, कार्य बहुत मैं ये कहूँ कि जो है हाँ, चुनौतीपूर्ण कहेंगे इसको। एक तरीके से ये पूरे समय आपको इंगेज रखता है और इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है कि आप नई चीज़ें कर सकें और नई नई दायित्वों का निर्वहन कर सकें। आपने जो पढ़ाई की है उसका उपयोग इस नौकरी में कहीं होता है? नहीं, ये पढ़ाई का संबंध, डिग्री का संबंध नौकरी से नहीं है, लेकिन एक किसी विषय को आप पढ़ते हैं तो उससे आपकी एक मानसिकता बनती है। जी। आपने देखा होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सभी बसेस सीएनजी से ऑपरेट हों। जी। मैं साइकिल चलाने की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट जो है प्लांटेशन में भी बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे कलेक्टर कार्यालय में रहा हूँ या खजराना में रहा हूँ या जहाँ भी रहा हूँ, या रंजीत हनुमान का भी मैं रिसीवर हूँ। सब जगह पेड़ पौधे लगाने की भी योजना रहती है। तो एक दिमाग में पर्यावरण को अनुकूल बनाने के संबंध में जो मानसिकता है, मुझे लगता है मेरी पढ़ाई से ही डेवलप हुआ है। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न्यूज़ ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही।